यस, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को रिवाइज करने वाले हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो भाई देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर सबको पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अपने आप में एटम होती है। और जब ऐसे बहुत सारे एटम मिलके कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। अब वो मॉलिक्यूल जो है वो सेम सेम एटम से मिलके ही बन सकता है और डिफरेंट डिफरेंट एटम से भी वो मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। तो अब अगर मैं यहीं पर ही पूछता हूँ तुम लोगों को, एटम से एक हमारे पास एक टर्म भी होता है जिसका नाम होता है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी जो होता है, जैसे मान लो मैंने बोला सल्फर है, तो सल्फर अगर मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल बना रहा है जिसका नाम है मेरे पास S8, तो ये सल्फर जो है ये S8 बनाता है। तो इसका मतलब कितने सल्फर इन्वॉल्व है इसके अंदर? 8 8 तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 8 8। बहुत ही सिंपल सा बात है, तो एटॉमिसिटी। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ फॉस्फोरस, तो जो फॉस्फोरस होता है वो किस फॉर्म में मिलता है हमको? मोस्टली हमको मिलता है वो P4 के फॉर्म में ही मिलता है। तो इसका मतलब ये मेरे पास की एटॉमिसिटी क्या हुई? 4 4। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, और उसको हम क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? तो ऑक्टा नहीं बोलना है, सीधे बोलेंगे पॉली एटॉमिक, क्योंकि वो पॉली बहुत सारे हो गए ना, मतलब 4 5 से ज्यादा जब होता है तो हम उसको पॉली भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोगों को पता होगा हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस भी तो होते हैं। पॉली एटॉमिक, जैसे तुम लोगों को पता है कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने पे बिलीव करता है। वैसे 7 भी हो सकती है, +7। इसी तरीके से हमारे पास तुम लोगों को पता है एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 होता है, तो इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। भाई एल्यूमिनियम जो है उसकी 13 होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मेरे पास क्या होता है? 2, 8 और 3, राइट एवरीबॉडी। और शायद मैंने वो भी यस चीज सर। सिखाई थी तुमको, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। सर आप वो वाला रिवाइज करवा सकते हो एक बार प्लीज? हाँ हाँ हाँ, मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी आज नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, आज दूसरे बच्चे भी हैं ना इसलिए। तो ये हमारे पास 283, तो अभी 9th के लिए तो तुमको KLMN करके ही करना है, लेकिन एडवांस लेवल के लिए तुमको वो वाला ही याद रखना है जो मैंने करवाया था, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। फिर हमारे पास 3s, 3p, फिर 4s आ जाता है, फिर 3d आ जाता है, राइट। तो याद होगा, क्योंकि वो हम किस वाइज भरते हैं? एनर्जी वाइज भरते हैं। याद आ रहा है वो यस एरोस? सर। तो इसीलिए ऐसे ही, सर जिसकी वजह ठीक से है। 2 8 और फिर वापस 2 हो जाता। हाँ नहीं, 2, 8, फिर लेकिन अब आना चाहिए था क्या 18, लेकिन हम फिर से 8 भरते हैं। तो सर यहाँ इसको पे डायगोनल रूल भी कहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, डायगोनल तो अलग होता है। डायगोनल तो अलग प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट यहाँ पे होते हैं पेरियोडिक टेबल में, कुछ यहाँ होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। कुछ एलिमेंट जो यहाँ पर हैं पेरियोडिक टेबल में और कुछ यहाँ पर है, तो ये डायगोनली जो है ना, ये लोग अपनी सिमिलर सर प्रॉपर्टी शो आपने कर। इसके बाद भी इसके बारे में कुछ मेंशन किया था तो मैंने इसीलिए बोला। अच्छा, वो डायगोनली एक्चुअली बस एनर्जी वाइज था, जो मैंने टेबल लिखी थी, आएंगे उसके ऊपर भी। तो देखो, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? +3। ऐसी मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो ये हो जाएगा +2। ऐसे मेरे पास सोडियम होता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो ये क्या होता है? +1, राइट एवरीबॉडी। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ये सब इनकी वैलेंसीज होती हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी एवरीबॉडी? कंबाइनिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग किसी भी चीज से। अच्छा, ये लोग कंबाइन क्यों होते हैं वैसे? क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है, राइट। शायद मैंने एग्जाम्पल भी लिया था अपने घर का। मान लो अगर मेरे घर में 8 रूम है और एक खाली है, और किसी आंटी के घर में भी 8 रूम है लेकिन उनके घर में एक ही भरा हुआ है, तो हम दोनों समझौता करेंगे ना कि अपना एक किराएदार हमें दे दो, तो मेरे पूरे के पूरे भर भी जाएंगे और तुम्हारे पूरे खाली भी हो जाएंगे। तो वो बोलती है अच्छा, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मेरा तो पूरा खाली हो गया, तो तुम भी तो अब आराम से घूम सकती हो पूरे 8 में। कभी यहाँ पे सोना, कभी वहां सोना, कभी वहां नहीं सोना। सर आपने वो दिया था कि आप 10% किराया दे दोगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी समझौता कर सकते हैं हम, ठीक है, कि हमारा पूरा फुलफिल्ड भी हो गया और उसका भी फायदा है, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना, वो 10% किराया रियल में मत लगा देना वो तो समझौता का इंटरनल पार्ट था, ठीक है। तो ये है हमारे पास इस तरीके से वैलेंसी। इसी तरीके से मेरे पास होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे कि सल्फेट होता है। तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? जरा बताओ। सल्फेट पे चार्ज -2 लिखवाया था ना। सल्फेट होता है -2, SO4 2-। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन कहे जाते हैं, एक साथ लिया जाता है इनका नाम। सल्फेट पे -2 होता है। इसी तरीके से मैंने हाइड्रोक्साइड का भी बताया था। हाइड्रोक्साइड कितना होता है? -1, ठीक है। इसी तरीके से मैंने नाइट्राइड का भी बनाया था, NO3-1, ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी ये सब फिक्स्ड होती है। ऐसे मैंने फॉस्फेट का भी बनाया था, याद है किसी को? PO4 व्हाट? PO4 3-, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास? ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस हैं और इनकी वैलेंसी यही होती है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है।
तो मेरा एक क्वेश्चन है हाँ हाँ पूछो। सर, ये हमारे एग्जाम में आया था, मेरे इसी में 1 मार्क चले गए, तो मैं रीड आउट कर दूं? हाँ हाँ बोलो। एटॉमिसिटी के ऊपर है सर। क्वेश्चन ये था कि राइट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड विथ मोनोवेलेंट पॉलीएटॉमिक कैटायन एंड डाइवेलेंट मोनो एटॉमिक अनायन ऑफ सल्फर। अच्छा फिर से बोलना एक बार। Write the formula of ionic compound with monovalent polyatomic एक सेकंड, मोनोवेलेंट पॉली एटॉमिक, cation अच्छा कटायन, ओके। and divalent monoatomic anion of sulfur. डाइवेलेंट Monoatomic anion. डांस मत करो, कोई डांस कर रहा है पीछे पीछे। डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक एनायन Of sulfur. ऑफ, अच्छा दोनों का ही सल्फर, अच्छा अच्छा सिर्फ सिर्फ एनायन का सल्फर है। ओके ओके ओके। तो डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक एनायन, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक अनायन। तो यार डाइवेलेंट के मतलब दो लोग, और आर यू श्योर कि ये डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक आयन ही था? Yes, sir. So ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैंने छोड़ दिया। बड़ा गंदा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो पूरा तो हिला देंगे ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मोनो एटॉमिक की, तो मोनो एटॉमिक, और एक सेकेंड, वो क्या बोला था तुमने, मोनो क्या, मोनोवैलेंट बोला था ना शायद। सर फर्स्ट क्वेश्चन का, हाँ हाँ कटायन का, तो कटायन फर्स्ट का। पार्ट का मोनोवेलेंट पॉलीएटॉमिक कैटायन। अच्छा, और ये जो तुम्हें बोल रही हो क्या ये भी सल्फर का बना हुआ है? सर हाँ, दोनों सल्फर के हैं। दोनों सल्फर के सर कंपाउंड? डाइवेलेंट मोनोएटॉमिक अनायन S2 नहीं लिख सकते? एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि ये सब क्या होता है एक्चुअली। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मेरे पास, अगर देखो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वो बाइनरी भी होते हैं और मेरे पास मल्टीवैलेंट भी होते हैं। तो अगर मैं बाइनरी की बात करता हूँ, तो बाइनरी के अंदर देखो मोनोवैलेंट की जब मैं बात करता हूँ, मोनोवैलेंट, तो इन मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि वो अकेले हों। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक सोडियम है, तो ये सोडियम अपने आप में क्या है, मोनोवैलेंट है। मैग्नीशियम भी क्या है, अपने आप में मोनोवैलेंट है। तो उन जिनके पास एक ही टाइप का कटायन है तो उसको तो हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, ठीक है। लेकिन क्या इनका चार्ज सेम है? इनका चार्ज तो सेम नहीं है। ये Na+1 है और ये मैग्नीशियम क्या होता है, Mg2+, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे मोनोवैलेंट बोला था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डाईवैलेंट। अब अगर मैं डाईवैलेंट की बात करूंगा तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, अलग अलग फॉर्म में जो प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि डाईवैलेंट की मतलब मेरे पास एक और होता है मेरे पास मल्टीवैलेंट। तो ऐसे मेटल जो एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं अलग अलग चार्जेस के रूप में भी, तो उनको हम क्या बोल के चलते हैं, मल्टीवैलेंट। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, वो कॉपर है मान लो। तो ये जो कॉपर होता है ना, ये कॉपर हमेशा अलग अलग फॉर्म में ही मिलता है। तो कुछ कॉपर ऐसा भी होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके चलता है, तो ये बन जाता है कॉपर 2+। और इसी तरीके से मेरे पास एक कॉपर होता है, यही वाला कॉपर होता है, तो ये चाहे तो ये कॉपर 3+ के उसमें भी कंबाइन हो सकता है। तो इसका मतलब देखो, जो सोडियम है तो सोडियम का तो फिक्स्ड ही होता है ना भाई। मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का तो फिक्स्ड है कि ये हमेशा एक के उसमें ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ये कॉपर है, तो ये कॉपर 2+ और कॉपर 3+ दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये अब यहाँ पे जो तुमने क्वेश्चन पूछा है मोनो सर इनका एटॉम, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। वो तो मैं समझ गया। अब मोनो वैलेंट तो हो गया, या मोनोवैलेंट और पॉली एटॉमिक कटायन, तो ये यार दोनों सल्फर नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का कटायन भी सल्फर हो और अनायन भी सल्फर हो। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अनायन का सल्फर होगा वो, डाईवैलेंट मोनो एटॉमिक आयंस।
सिमरन एक बार जरा मुझे पिक भेजो इसकी, मेरे को लग रहा है कुछ। भेजते हो? अच्छा मेरे को भेज दिया है, एक सेकंड जस्ट। नहीं सर, मैं भेज रही हूँ, मैं अभी अच्छा लैपटॉप अच्छा पे हूँ, मैं एसएस करके आपको भेज ठीक देती है ठीक है, एक बार इसकी पिक भेजो क्वेश्चन की। ठीक है अभी देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास बहुत ही सिंपल सा। अब इसी के अंदर डाल्टन्स थ्योरी भी आती है, राइट? अच्छा, डाल्टन्स थ्योरी के आने से पहले तुम लोगों को पता हो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई जितने भी कोई भी केमिकल Yes, रिएक्शन sir. होती है तो केमिकल रिएक्शन अपने आप में ही मतलब जितना रिएक्टेंट का साइड होता है उतना ही प्रोडक्ट का साइड भी रहना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज और थी, तुम लोगों को अगर याद हो तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ Yes, ऑफ sir. कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो बताऊं, हाँ बताओ। the law of constant proportion states that in any chemical reaction the elements are always present in definite proportion by mass. It is also termed as definite proportion. For example, we take an example of water, that is H2O. हाँ हाँ बिल्कुल सही है, H2O। तो अगर मैं H2O 1 का is to मान, 8 हाँ is the ratio in वेरी गुड। hydrogen and तो जितने भी oxygen. कंपाउंड बनते हैं और जितने भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो बाय मास के साथ जुड़ते हैं। ऐसे हम रैंडमली नहीं बना सकते, ठीक है? हाइड्रोजन का अलग मास होता है, ऑक्सीजन का अलग मास होता है। तो जब भी ये कंबाइन करवाओगे तुम तो उनका रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करवा सकते उसके अंदर। तो इसी तरीके से अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास कितना बनेगा? 2 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो मास होता है तुम्हें पता है कि देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और मोस्ट टाइम डबल ही होते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास? 16 ग्राम। तो जब तुम इसका रेशियो लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा रेशियो H2O का। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? तो ये हमारे पास जैसे H2O हुआ, SO2 ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे क्या, सभी कंपाउंड होते हैं जो कि किसी कंपाउंड बनाने के लिए एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किए जाते हैं। अच्छा, यहीं पर ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक मास यूनिट? तो एटॉमिक मास यूनिट को समझाने के लिए मैं एक स्टैंडर्डाइजेशन माना गया है। वो क्या है स्टैंडर्डाइजेशन, किसी को पता है? Some 1/12 of mass of one atom of carbon 12. कार्बन का 1/12. अच्छा, तो हमने ऐसा क्यों करा है 1/12 ऑफ ये? ऐसा क्यों करा है हमने 1/12 कार्बन ही क्यों करा है? बाकी अगर मान लो बाई चांस अगर मैं ऑक्सीजन लेके चलता तो फिर हम क्या करना पड़ता हमें? कार्बन लेके करा है तुमने तो तुमने बोल दिया 1/12, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन लेके करूंगा तो क्या होना चाहिए? 1/16। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो भाई कार्बन जो होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, लेकिन इसका मास कितना होता है उसी का? तो वो होता है मेरे पास 12 ग्राम, राइट? तो अब अगर तुम्हें इसे 1 ग्राम बनाना है तो 1 ग्राम बनाने तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1/12 करना पड़ेगा ना। तो 1/12 इंटू में 12, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 ही तो आया। भाई कार्बन के एक मोल का जो है, जो ये एक कार्बन है, इस एक कार्बन का वजन है 12 ग्राम। तो अगर तुम्हें इसे 1 ग्राम बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से ही तो करना पड़ेगा। तो जब तुम 12 का 12 से ये करोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 ग्राम ही तो आएगा। यस और नो? ठीक है एवरीबॉडी? इसी तरीके से मान लो अगर मैं ऑक्सीजन लेके चलता तो ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास? 16। तो तब 16. तो अब तुम ये 16 ग्राम है, तो इसका मतलब जब तुम्हें इसे भी 1 ग्राम बनाना पड़ेगा तो ये 1/16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 ग्राम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. एवरीबॉडी? ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहीं पर ही क्वेश्चन बोलता हूँ कि बताओ अभी तो चलो मोल कॉन्सेप्ट में एक बार दोबारा बताऊंगा तो, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर मास एंड द मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या फर्क होता है? किसी को नहीं पता है? Sir, am I audible? यस यस। सर मोलिकुलर मास होता है जो एक मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस का मास होता है, वो एटॉमिक यूनिट्स में मेजर किया जाता है।
एंड मोलर मास होता है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस का जो मास होता है एंड वो ग्राम्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक मतलब है, represent बिल्कुल किया सही जाता है। है। देखो ज्यादा कोई डिफरेंस है भी नहीं, बस मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के लिए ही निकाला जाएगा। तो जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है उसका जो मास होता है उसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लेकिन जो मोलर मास होता है वो किसी का भी हो सकता है, वो एक एलिमेंट का भी हो सकता है, वो डायटोमिक गैस का भी हो सकता है, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है, लेकिन वो और होता है हमेशा 1 मोल के लिए। तो जब भी बात वहां पे फिक्स्ड हो जाए 1 मोल के लिए निकालो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोलर मास, जब भी हम 1 मोल के लिए निकालते हैं। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम सिर्फ ये देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो जब भी, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है। देखो ये दोनों चाहे तो सेम भी हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला O2, तो O2 है ये, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देखना जरा। भाई एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो ये मॉलिक्यूलर मास भी है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 मोल ही तो है इसके आगे जो दिख नहीं रहा, भाई ये एक है ना अपने आप में, जो दिखता नहीं है, एक ऑक्सीजन की गैस की बात कर रहे हैं। तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, इसका मतलब मोलर मास आ गया 1 मोल के लिए, तो वो भी तो 32 ग्राम ही होगा। तो इस केस में मॉलिक्यूलर और मोलर मास एक ही बात तो हुई, राइट एवरीबॉडी। लेकिन अब जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या तुम इसे मॉलिक्यूलर मास बोल पाओगे? ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो क्या तुम इसे मॉलिक्यूलर मास बोल पाओगे? नो सर क्योंकि अब एक मोल हो गया। हाँ 1 मोल हो गया भाई, जहां पे मोल की बात आ जाता है वो तो मोलर मास होगा, और ये तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। अभी तो मैंने बताया सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास हम बोल पाते हैं उसे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल ही नहीं है उसे हम कैसे ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम का जो मास निकलेगा उसे तुम क्या बोलोगे? एक सेकंड, क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। नाइट्रोजन के एटम का जो मास होता है उसे तुम क्या बोलोगे? एटॉमिक मास। हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है मेरे पास मोलर मास या एटॉमिक मास, इसका कितना है, ठीक है, एटॉमिक मास। लेकिन क्या इसे मैं मॉलिक्यूलर मास बोल पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये खुद मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उसे मॉलिक्यूल बोलने का क्या मतलब है फिर? कोई भी डाउट है इसमें किसी को? तुमने भेजा नहीं सिमरन अभी तक कोई भी क्वेश्चन? हमारी फाइनल की डेट शीट आ गई। ओ अभी भी है जस्ट? ओ कब से एग्जाम? 12th February और साइंस का है 15th February। इतनी जल्दी फरवरी में खत्म कर रहे हैं? सर मार्च से 10th स्टार्ट हो जाती है ना। हो तो जाती है, लेकिन इस बार वो था ना कि कोरोना टाइम है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि डिले विले करें। अच्छा नहीं ये तो सर, अच्छा सर स्कूल में पूछा तो बोल रहा है कि 10th डिले हो जाए तो हो जाए, कोई नहीं, 9th तो हम वैसे ही एग्जैक्टली करेंगे। मार्च पे शुरू करेंगे। हाँ क्या हमें सब पता है, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, बढ़िया ही। और खत्म कब है वैसे श्रेया? सर 25th। अच्छा, और 31 को ही रिजल्ट भी दे देंगे शायद। सर रिजल्ट तो 8th मार्च लिखा है पीटीएम। सर अच्छा 9th अच्छा ग्रेड अच्छा, शुरू होने के बाद रिजल्ट देते हैं, सर इन्होंने 10th बीच में शुरू होने के बाद। आईटी का एग्जाम रखा है, बट हमारे स्कूल ने आईटी की बुक तो अब तक खुलवाई नहीं, इस साल तो होगा नहीं। हाँ सर। ओके, क्यों नहीं सर आज खुलवाई तक भाई? सर आज तक आईटी नाम का बस एक, आज तक पढ़ाई नहीं, उसके आज तक क्लास ही अटेंड नहीं कराई अच्छा नहीं उन्होंने। भाई ध्यान रखना, जिनके पास आईटी है उनके बहुत मजे हैं, क्योंकि 10th के बोर्ड में आईटी में बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, 99 भी आते हैं। मैं मेरी जमीन से वो सॉरी मेरे पैर से जमीन खिसक गई थी, मैं कह रहा हूँ मेरी जमीन से पैर खिसक गए थे ठीक है। सर तो पता हाँ है टीचर्स तो कहती हैं आईटी में आपके मार्क्स तभी काउंट हो गए अगर आप मैथ्स या एसएसटी में फेल होंगे। हाँ, ऐसा बोल, मतलब देखो परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं, तुम्हारी मैम ऐसी बोल रही है, मतलब अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो हम उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आईटी में आईटी तो सबके पास सर होता ही है ना 10th में। नहीं, कुछ लोगों के पास नहीं सर होता है। हमारी सक्षम मैम ने कहा सबके था पास, कि एक होता सेकंड है। एक सेकंड, सक्षम सबके पास नहीं होता है। दिल्ली में कुछ बच्चे आईटी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में आईटी नहीं होता है। कुछ में लोगों के कोई स्कूल, ऑप्शनल है, आधे सर बच्चों मेरे ने को एक नहीं चीज लेना। पूछनी एक्सक्यूज थी। मी, कोई हाँ बोलो सक्षम, यस। यस सर, मुझे ये क्वेश्चन, कोई ऑप्शन होता है क्या ये कि हमें चूज करना है नहीं करना आईटी?
हर किसी के तुम अभी नोएडा में हो तो नोएडा और जैसे कुछ दिल्ली के रीजन है वहाँ पे आईटी कंपलसरी काइंड ऑफ मतलब वही लेनी पड़ती है सबको। लेकिन कुछ स्कूलों में ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं कि संस्कृत लेनी है या वो लेना है दूसरा कोई सब्जेक्ट, इस तरीके से भी ऑप्शन होते हैं उनके पास। ठीक है, तो सर थर्ड आईटी है तुम्हारे लैंग्वेज या पास। हिंदी? और अगर मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पे तो आईटी है ही नहीं, वहाँ पे तुम आईटी ले ही भी नहीं सकते, संस्कृत लेनी पड़ती है। ठीक है, सर सर मेरे और एक और क्वेश्चन, तो आईटी का हाँ पेपर इजी आता है 10th में? इजी आता है, काफी इजी आता है, बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं लास्ट ईयर भी। सर एक चीज पूछनी है हाँ हाँ, सर, जो हमारे बोर्ड्स के जो नंबर लगते हैं वो किन चैप्टर, वो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लगते हैं? डिपेंड करता है, तुम अपने बेस्ट 5 लगवा सकते हो। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है, तुम चाहो तो और अपना सर बेस्ट। कॉपी के नंबर लगते हैं? कॉपी के नहीं नहीं, अबे कोई कॉपी वॉपी के नंबर नहीं होते। इंटरनल वो नहीं होते? वो होते हैं, वो टीचर के हाथ में होते हैं कम्प्लीटली, मतलब तुमको डराया जाता है कि तुम ये करो वो करो, और ठीक है करोगे नहीं तो तो टीचर। टीचर की चमचागिरी करनी बिल्कुल, पड़ती है ना फिर अगले हाँ हाँ, साल? करनी पड़ेगी सर मुझे क्वेश्चन था करनी आपसे। पड़ेगी। चमचागिरी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ये कि तुम्हें डिसेंट बन के रहना पड़ेगा उनके सामने, इज्जत कमानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो वो तभी इंटरनल देते हैं। मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं है, 20 में से 19 सबको सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिसको 20 में से 20 चाहिए होते हैं वो थोड़ा ढंग से रहना पड़ता है उनको। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सक्षम बोलो। सर तो मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कुछ ऐसा होता है कि टीचर्स हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स देते हैं बोर्ड से हाँ पहले, देते हैं। तो हाँ और वो हमारी फाइनल परसेंटेज में ऐड होते हैं। हाँ होते हैं। ओके सर, कंफर्म करा था, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ होते हैं, हर टीआर स्कूल में दिए जाते हैं। ठीक है, एक यही तो है जो बच्चों को फेल भी नहीं होने देते। ठीक है, वरना तो 10th में कितने बच्चे फेल हो जाए, कुछ बच्चे इसके बाद भी फेल हो जाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बाकी सब भाई बहुत आसानी से मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रैक्टिकल में भी तुम लोगों का, कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे सर 1-2 नंबर कट जाएंगे, अगर नहीं भी मानेंगे टीचर की बात तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा नहीं करना है ना। तो अगर 1-2 नंबर भी तुम्हें मिल रहे हैं तो उसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो चलो आते हैं, मैं क्या कह सर रहा था मुझे कुछ। क्वेश्चन है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम सारे की लिस्ट बना लो एक साथ। ठीक है, जब पूरे के पूरे वो लिस्ट खत्म हो जाएगी तो तुम एक साथ पूछ लेना। हाँ पूछो सक्षम। मजाक कर रहे हैं। सर हाँ मैं ये हाँ, कहता सर, एंड में मेरे डाउट्स ले लेना, उस दिन रह गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, यही यही एंड बोलना था। एंड में ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने भेज दिया मेरे को। सर भेजना क्या है, बस एक क्वेश्चन बोल दूंगा मैं, इजी सा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये था हमारे पास। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो बेसिक बेसिक तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए थी। अब बाकी अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ, तो बाकी लोगों की भी आ गई है क्या डेट शीट, या सिर्फ अभी इसी स्कूल की आई है जो भी तुम लोगों ने बोला। सर हमारी अभी नहीं आई। सर मैंने पीटीएम पे टीचर से पूछा। मोस्टली तो रायन के ही है यहाँ। अच्छा मोस्टली जान के, ओके ओके, हाँ सक्षम सर तुम्हारा मैंने क्या है। पीटीएम पे टीचर से पूछा था, तो उन्होंने बोला फेब एंड, मतलब 20 फेब से ऐसे ही कुछ स्टार्ट होंगे। ओके ओके, देखो वैसे 9th और 11th जो है ना पूरा टीचर मतलब पूरा स्कूल वालों के हाथ में होता है। वो जब चाहे करवा सकते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, मतलब योगदान मतलब वैसे सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, सीबीएसई कुछ नहीं कर सकती। तो पूरा फर्स्ट क्लास से लेके 9th तक और 11th क्लास, ये पूरा का पूरा स्कूल वालों को ऑटोनोमस कर रखा है कि तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन 10th और 12th बोर्ड होता है तो वो सीबीएसई ही डिसाइड करता है, और उसमें स्कूल वालों की नहीं चलती है। बस स्कूल वालों की चलती है तो प्रैक्टिकल देने में चलती है। बस स्कूल वाले प्रैक्टिकल मार्क्स आगे सीबीएसई को भेजते हैं, और जो बोर्ड करवाता है पेपर, तो बाहर अलग सेंटर पड़ता है और वहां पे तुम्हें देना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी मजा आता है यार, बोर्ड क्लास में बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब सर इमेजिन भी बोर्ड नहीं के कर एग्जाम तो चेक करता है, तो सर कोई जीडी सर जैसा तो कोई टीचर चेक नहीं सकते। करता हो है? सकता होता सर है होता है। सर ठीक मुझे है, आपसे हाँ एक डाउट सर, लास्ट हाँ हाँ डाउट। हाँ 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 सर आपको जब मैंने वो क्वेश्चन भेजा, आप कह रहे हो हाँ, वो गलत है, जेडी सर कह रहे हैं वो एक्सट्रीमली अच्छा क्वेश्चन आंसर लिखा है मैंने, कि वो कह रहे हैं कहाँ से रीड किया। एक्सट्रीमली अच्छा क्वेश्चन लिखा है। सर कह रहे हैं कि ये आंसर ठीक है, पर ये एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो किसी जगह का। नहीं, वो सरकास्टिकली बोल रहे हैं तुमको, सरकास्टिक जवाब है वो सर का तुम्हारे लिए। नहीं भाई, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, मैं मतलब इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, क्या क्वेश्चन था वो सक्षम, किस टॉपिक पे था, मैं तो भूल भी गया हूँ, मैं ट्रिप पे था उस टाइम पे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल हाँ, डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जरा मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए या डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट। क्या Boiling उसमें point. डेंसिटी का कोई रिलेशन होना चाहिए? नहीं। सर डेंसिटी ज्यादा होगी तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करेगा वो। नहीं ना सर, मुझे एक बात बताओ, जो सॉल्यूशन है वो मिसेसिबल लिक्विड है या इमिसेसिबल लिक्विड है? कौन सा सोल्यूशन? हाँ, जो जो
भाई जिसको तुम्हें सेपरेट करना है मेरे भाई। मिसेसेबल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ तो मिसेसिबल है मतलब मिक्स हो रखे हैं, तो जब वो ऑलरेडी मिक्स्ड हो रखे हैं तो उसमें कौन सी डेंसिटी अलग करोगे तुम? जब वो पूरा मिक्स ही हो गया है पूरा, तो पूरा मिक्स ही है तो फिर एक टोटली तो डेंसिटी बन रही होगी दोनों को मिला के। चलो ठीक है डेंसिटी का डेंसिटी फिर भी भी तो फिर एवरेज हो जाएगी सक्षम। हाँ हाँ इस टाइप का दोनों की डेंसिटी अलग हो जाएगी, लेकिन वो है तो मिसेसिबल कंप्लीटली। मतलब तो अलग अलग लोग हैं जिनकी मेंटेलिटी अलग अलग है, कोई कुछ और सोच रहा है कोई कुछ और सोच रहा है, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। तो और तुम कह रहे हो कि इन दोनों दोस्तों को हम तोड़ देंगे क्योंकि इनकी मेंटेलिटी अलग है? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेंटली तो अलग है तभी वो दोस्त है, क्योंकि उनकी बातों पे वो हंसता है उसकी बात पे वो हंसता है, तो वो दोस्त है। तो इसीलिए उस बेसिस पे तुम सेपरेट कर ही नहीं ये कौन पाओगे। सा एग्जांपल था? कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम बाद में समझना ये सब। तो भाई डेंसिटी का मे बी सर कुछ अलग लेवल का सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। डेंसिटी से रिलेशन होता है वहां पर जब तुम ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, कि अगर डेंसिटी पानी से ज्यादा हुई तो वो डूब जाता है और पानी से कम होता है तो वो ऊपर तैरता है, उस अकॉर्डिंग करते हैं। और डेंसिटी के सेपरेशन से हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी है, याद है किसी को? सेडिमेंटेशन। भाई सेडिमेंटेशन याद है ना, जो भारी होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, जो हल्का हल्का होता है वो ऊपर ऊपर रहता है, तो वो था। ठीक है, बट ठीक है सर, मे भी मेरे को ऐसा लगता है कि मे भी जेडी सर ने सरकास्टिकली तुमको रिप्लाई किया होगा। बाकी अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगा कि क्या ये सच में अच्छा आंसर है, तो मैं भी फिर आगे से बच्चों को ये बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे मुझे लगता है, वैसे सक्षम ने मेरे को वहां पे कह रहा था कि सर, मतलब ऑल्दो मैं वहां पे रिजॉर्ट में था, तो मतलब ट्रिप पे था, तो उसने पूछा था कि सर मैं आपके इतना मिनट लूंगा, तो और वहां पे शोर मच रहा था काफी सर ज्यादा। मतलब आपका वो नहीं गया था सेक्रेटरी? मैं वहां पे साइन करने के लिए गया था ना, उसने ओहो बोला कि आप मेरे साइन ओहो, चाहिए होते हैं, ठीक है। बेचारे। तो सर मेरा मैं आपको एक बार आंसर पेपर रीड चेक आउट करते कर हुए दूं। साइन करने जाना पड़ा, वो भी ट्रिप पे। हाँ 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 सर हाँ एक बार सक्षम, आंसर हाँ रीड आउट कर दूं। सो मैंने लिखा प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट constituents of the solution are separated, are of different densities and boil and condense at different temperature according to एक which सेकंड एक that सेकंड, डेंसिटी एंड फिर क्या बोला? and they boil and condense at different temperatures ये according लाइन सही है, ये लाइन सही है, तो ये सर लाइन इसका जो इसके बाद लिखा है मेरे according to which they are separated at different fractions। सर एक भी मार्क्स नहीं मिला इस क्वेश्चन। ठीक है, वो सर की थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस यार हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इतना यार चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ अपने आप को। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आई नो थोड़े बहुत आधा नंबर करता है कुछ बच्चों में, कुछ बच्चे तो जान तोड़ देते हैं हमारे। टेंथ वाले बच्चे जब भी जेडी से चेक करते हैं ना, तो वो बगावत कर देते हैं कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे, कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे नहीं सर आप चेक करो ये वो। तो टेंथ वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि इसमें नोट्स में तो ऐसे लिखा हुआ था, फिर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे कैसे काट सकते हैं, आधा नंबर तो दो कम से कम सीबीएसई के अकॉर्डिंग। लेकिन और एक बार तो जेडी सर ने, जब मैथ्स ही पढ़ाते हैं ना वो, तो उन्होंने तो एक बार ऐसे भी कर दिया था कि जिसका लास्ट का आंसर आएगा उसी को ठीक माना जाएगा, स्टेप मार्किंग नहीं होगी। तो तो वो और ज्यादा बगावत हो गई थी। तो बच्चों की साइड से ही क्या, एक कम से कम एक नंबर तो दो, इतना बड़ा मैंने 2 पेज का लिखा और लास्ट में आंसर गलत हो गया तो फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले? तो ठीक है यार, ये सब चीजें हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सीबीएसई में जितना मिलेगा तो मोस्टली उनको आंसर की दी जाती है। आंसर की का मतलब कि अगर बच्चे ने इतना लिखा है तो इसके आधे नंबर, इतना लिखा है तो उसके आधे नंबर, उतना लिखा है तो 2 नंबर, और लास्ट में गलत किया है तो इतने नंबर। तो टीचरों को वो फॉलो करना ही पड़ता है। ऑल्दो कुछ बुढ़े टीचर ऐसे होते हैं सन के टाइप के, जो उसे फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं यार ये सब क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो उनके लिए वहां पे सुपरिटेंडेंट भी बैठता है, जो उनके रैंडम शीट निकलवा के देखता है, अगर उन्होंने मार्क्स नहीं दे रखे तो उनमें फटकार भी लगती है, और फिर वो वहां की चेकिंग से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है, वो पूरी के पूरे सीबीएसई ये सब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो सीधे केस डाल देते हैं फिर बाद में, कि मेरे को मैंने चेकिंग करी है वैसे स्टेप मार्किंग वाइज और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे मार्क्स तो 5 कम आ रहे हैं। तो कुछ कुछ बच्चे दो सर नंबर के लिए भी पेपर मिलता है वापस हाँ, 10th का? पिटीशन वो डालनी पड़ती है उसके लिए, एप्लीकेशन अलग से। अगर तुम्हें अपनी आंसर की चाहिए तो सीबीएसई वो भी प्रोवाइड करता है, मतलब फॉर्म भरना पड़ता है और रीचेकिंग भी तो करवाते हैं। विदुषी की वीडियो भूत जैसी नहीं लग रही? बेटा सर वो तुम्हें कितने टाइम में मिल जाता है? मार मार के भूत बना देगी वो तुम्हारा, ठीक सर है। सर कितने टाइम हाँ, में मिल जाता 2 होगा वो? हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 2 या 3 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। और सर जिस दिन हमें रिजल्ट मिला हम उसी दिन डाल दे? उसी दिन तो नहीं, उसके अगले दिन। भाई उस दिन क्यों इतने ज्यादा क्यों तुम निकालना चाहते हो स्कूल वालों के ऊपर? स्कूल वालों को नहीं भी तो सर, वो लगता नहीं है। सर, पहले से ही लेटर लिख के जाऊंगा, जैसे ही उन्होंने 90% बताऊं तभी भाई लेटर दे दूंगा। ठीक है, एक्चुअली जब रिजल्ट आता है ना वो ऑनलाइन आता है, तो ऑनलाइन में और स्कूल बंद रहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें अगले अच्छा, अगले दिन से वो न्यूज़पेपर में आता है कि आप इन स्कूलों में जाके रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो कुछ स्कूल से नाम आते हैं, वहीं पर ही हमें अप्लाई करना होता है, फिर वो डायरेक्टली ओके सीबीएसई सर। को भेजते हैं। ये सब सीख जाओगे, अभी 9th क्लास है ना, अभी 9th क्लास में फोकस कर लो, अभी सर आप 10th क्लास में बताते रहना सर। बिल्कुल मैं
बच्चों को बहुत कुछ बता के चलता हूँ, चिंता मत करो। पहले 10th में तो आ जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे 10th में नहीं आने वाले ना, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। रोज बाकी ध्यान उम्मीद है रखियो। ठीक है। 9th में तो पास करना जरूरी होता है ना, अगर कोई फेल कर दिया तो फेल हो नहीं जाए तो नहीं भी उसने नहीं, 10th फेल में। होते फेल हो 9th में जाते हैं। काफी बच्चे सर फेल होते मेरी हैं। दीदी वो इस साल 10th में है, उनकी पूरी क्लास को ऐसे ही पास कर दिया 9th वो 10th क्योंकि इस बार ग्रेड में। कोरोना है, इस बार जो बीच में हुआ था भी कोरोना है, तो जितने भी बच्चे थे जो अनपढ़ थे, वैसे टाइप के पढ़ते लिखते नहीं थे, उन सबको पास कर दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का ऑर्डर था। इन जनरल कोई फेल हो जाता है तो उन्हें रीटेस्ट का बता ही देते हैं कि मॉक टेस्ट में जो आया था वही आ रहा है, ये करके आ हाँ हाँ जाना। हाँ हाँ हाँ, ये सब होता है, मतलब इंटरनल गठबंधन है, तो चिंता मत करो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास में, किसी को डाउट तो नहीं है? तो हाँ, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो मूल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? डाल्टन थ्योरी करने वाले थे हम तो। हाँ, डाल्टन थ्योरी का मतलब क्या होता है एवरीबॉडी, कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं? जितने भी कंपाउंड होंगे या जितने भी एटम्स होंगे वो सब किससे मिलके बनते हैं? वो क्या है ये सब? सो कहना इसे दीज आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि खुद बनते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट से, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक एटम का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है कि बीच में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके ये जो शेल होती है ये, तो यहाँ पे कौन चल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, अंदर 2 होते हैं, फिर 8, और इस तरीके से हमारे पास पूरा पूरा एक फॉर्मूला भी है। पर तो डाल्टन ने तो ये कहा था ना कि एटम सबसे छोटा होता है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था जब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट किए गए थे। हाँ, ये बोल सकते हो, हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था, तो डाल्टन ने सिर्फ एक वैसी थ्योरी दी थी, कोई इतना साइंटिफिकली कोई थ्योरी नहीं थी। बाकी अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो जरा बताओ कैसे निकालते हैं हम? 2n² का फॉर्मूला लगा के, राइट? लेकिन तुम्हें अच्छा, पता है थर्ड सेल के अंदर अगर तुम ये लगाओगे, 3 की वैल्यू पुट करोगे, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो अगर ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जरा बताना एक बार। यहाँ पे तो लेकिन हम 8 भरते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एनर्जी का फर्क आ जाता है, राइट? यस सर। क्योंकि शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होती हैं, और वो सब शेल्स का नाम क्या होता है? एसपीडीएफ। ये वो नहीं है पावर रेंजर एसपीडीएफ, वो अलग है पावर रेंजर, ये है सिर्फ एसपीडीएफ, ठीक है? तो ये एसपीडीएफ होती है हमारे पास, और मैंने बताया था एस के अंदर कितने डिब्बे होते हैं? सिर्फ एक डिब्बा। पी के अंदर कितने डिब्बे होते हैं? मैंने कुछ बताया था ऐसा? पी के अंदर 3 डिब्बे होते हैं, डी के यस अंदर सर। 5 डिब्बे होते हैं, और एफ एफ के के अंदर अंदर 7। 7 होते हैं, ठीक है? तभी तो एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि एक रूम में 2 लोग आराम से रहते हैं, तो 2 लोग जब आराम से रहेंगे तो इसका मतलब एक ऊपर और एक ऐसे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके अंदर। अगर पी के अंदर 3 डिब्बे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। 6 आते हैं, ठीक है? तो इसी के अंदर फिर 10 आएंगे। तो ये सब एसपीडीएफ, इनको हम क्या बोलते हैं? सब शेल्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सब मास वाइज कंबाइन करते हैं, कांस्टेंट रेशियो में करते हैं। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तुम लोगों को पता ही है कि भाई देखो, कोई भी जिसके पास भी एक मोल होता है, तो कोई भी सब्सटेंस है जो कि अपने आप में एक मोल है, तो जो उसका भी अपने आप में एक मास फिक्स्ड होता है, राइट? और उसी मास में उसके नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? अगर तुम्हारे पास एक मोल कुछ भी है, एक मोल, तो उसके अंदर एटम तो फिक्स्ड है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल इतने ही, 0.6.022 10 के बाद 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट? तो बस सारा खेल इसी का तो है। तो अगर अब मुझे मान लो किसी का भी मुझे मोल निकालने पड़े, जैसे मान लो तुम लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि सोडियम है, तो सोडियम का जो एक मोल है, ये इसका कितना वजन होता है? 23 ग्राम। तो इसका मतलब अगर ये 23 ग्राम है, तो अभी राइट नाउ ये 1 मोल कहलाएगा इसका, या 2 मोल या 5 मोल, कितना मोल कहलाएगा राइट नाउ ये अपने आप में? भाई 1 मोल ही तो कहलाएगा ये राइट नाउ। तो यस जब सर। सोडियम का 23 ग्राम, मान लो 23 ग्राम तुमने अपने हाथ में सोडियम ले लिया, ठीक है, 23 ग्राम, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने एटम्स होंगे सोडियम के? इसका सर मतलब 1 उसमें मोल 1 6.022 मोल, into 10 मैंने to तो the एटम, power हाँ बिल्कुल वो 23। 1 मोल है, लेकिन उसके अंदर एटम्स कितने होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर, राइट एवरीबॉडी? अब Yes. मान यस लो सर। अगर मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक सोडियम है जो कि 46 ग्राम है, तो इसका मतलब कितने मोल हो गए उसके? 2 into Avogadro number. हाँ, क्योंकि देखो, हाँ मोल पूछा था वैसे मैंने, 2 मोल हो गए ना। जब एक मोल में 23 है तो 46 में 2 मोल हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे यस कहते हैं सर। नहीं नहीं, हमें तो पता नहीं लगेगा भाई ऐसे। तो आप एक फॉर्मूला बताओ, तो नंबर ऑफ, देखो अभी तुमने 2 निकाल लिया अपने आप यूज करके दिमाग। अब यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला भी तो होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास यस कितना, सर। कितने कितने के लिए बोल रहा है वो, कितने के लिए निकालना है? 46 46, और मोलर मास कितना है? 23। 23. तो तब भी तो फिर मेरे पास 2 ही आया, ठीक है? यस तो सर। या तो ऐसे एनालाइज करना सीख लो, या फिर सीधे फॉर्मूला से निकालना सीख लो। अब जब मोल आ जाएगा, जब 1 मोल के लिए इतना है, तो फिर 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 2n, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? नो सर।
ठीक है, सर मोलर मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है? एक सेकेंड। हाँ, क्या बोल रहे तुम? क्या बोला मोलर तुमने? मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है? मोलर मास एटॉमिक मास, हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल। जैसे ये एटम है तो इसका एटॉमिक मास, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते सर बस यूनिट का फर्क हो जाएगा ना, जी एंड यू का, हैं। जीएमयू है, एएमयू कह रहे हो? एएमयू सॉरी, ठीक है, कि हाँ मोलर मास में जी होगा एंड एटॉमिक मास में एएमयू या यू लगा दो। ठीक। अभी आते हैं उसके ऊपर भी, एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एटम के लिए जब तुम लेते हो तो यहाँ पे जैसे कोई भी, मेरे पास मैंने 23 ग्राम बोला हुआ है, ठीक है, तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का तुम यहाँ पे 23 ग्राम लिखोगे। लेकिन अगर तुम्हें यू एटॉमिक मास यूनिट भी लिखोगे तो भी वो चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये एटम है। तो यहीं पर ही तुम उसे 23 AMU भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अभी तो सिर्फ सुन लेना, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्वेश्चन लिख रहे हो तुम लोग? राइट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1260 ग्राम ऑफ 1260 ग्राम ऑफ Na2SO3, सर Na2SO3, कितने ग्राम था? 1260 ग्राम, 1260 ग्राम ऑफ Na2SO3 के लिए तुम्हें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो जरा बताओ कितने निकल के आएंगे? यस एवरीबॉडी। 10 I think. 10, ओके। व्हाट 10? मतलब 10 मॉलिक्यूल सर सिर्फ? 6.022 to the into 10 to the power 24 molecules. ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग, श्रेया तुम तो 10 कह रही थी सिर्फ, और ये तो 10 के और 24 बोल लिया। सब मैं भी वही कहना चाहती थी, मतलब इंटू इंटू। ओके, मैं समझ गया था, ठीक है। बाकी यस अनुश्री, ध्रुव, Sir, 10 प्रथम। Avogadro number. भाई देखो, अगर Na2SO4 है तो इसका एक मोल के लिए मोलर मास कितना आएगा जरा बताना एक बार। देखो 2 इंटू 126. में 23 प्लस का सल्फर का कितना होता है अपने आप में? सल्फर का 32 32. 32 होता है, क्योंकि सल्फर 16 पे आता है तो डबल क्या होता है 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है अपने आप में? 16। तो ये कितना आ गया होगा तुम लोगों का? 46 plus 32 plus 48 मतलब 126. तो ये 126 आ गया। और तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है तुम्हें? 1260, और मोलर मास कितना आया तुम्हारा अभी अभी? मोलर मास 120। क्या तुम इसे एटॉमिक मास बोल दोगे? ये जो मोलर मास है, क्या तुम इसे एटॉमिक मास बोल दोगे? सर अगर यहाँ पे Na2SO3 का 1 मॉलिक्यूल होता है तो ये से वो मॉलिक्यूलर एटॉमिक, मास कह सकते हैं ये एटॉमिक मास है सोडियम का, ये सल्फर का एटॉमिक मास है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, और ये पूरा मिलके क्या बन रहा है अपने आप में? मोलर मास। ठीक है, ये सोडियम का एटॉमिक मास, ये सल्फर का, और ये ऑक्सीजन का, क्योंकि ये एटम का है। तो 3 एटम ऑक्सीजन के, तो इसलिए 3 इंटू 16 कर दिया। सल्फर का एक है तो सिर्फ 1 इंटू 32, और सोडियम के 2 हैं तो 2 इंटू में 23। तो ये 126 आ गया। तो जरा बताना, कर दोगे तो कितना आ जाएगा? मेरे पास 10 मोल्स आ गए। अब जब ये मेरे पास 10 मोल्स आ गए, तो मैं पता है कि एक मोल के अंदर कितना होता है? Na होता है सिर्फ। भाई जब 1 मोल के लिए सिर्फ और सिर्फ Na है, तो जरा बताना 10 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा फिर? 10 Na। और 10 Na का मतलब कितना होता है? तो वही 6.022 10 के बाद 23 हो गया, लेकिन 10 आ गया है, तो ये हो जाएगा 10 की 24। राइट एवरीबॉडी? अरे बोलो, यस सर. Yes, sir. क्या हुआ सक्षम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ भी? सर आ रहा है। पलक, सोची, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके,
तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो मेरे को बोल रखा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जरा बताना 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने मोल है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर मोल कितने हैं? मोल। सर 3/8 मोल। अरे वो नहीं, सिमरन कहाँ गई? सिमरन तो अभी थी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नहीं आया उसका अभी तक मेरे पास। चलो कोई नहीं। हाँ कितना बोला? 3/8 या 0.35? 0.3. ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि तुम लोगों को पता है अगर मोल ही पूछा है तो गिवन मास और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन गैस का? ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 ही तो हुआ 32। तो बस डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो अब अगर ये तुम्हारा 0.3 मोल आ गया, अब अगर ये तुमसे पूछता है इसी के अंदर बताओ एटम कितने लगेंगे, तो तुम क्या करोगे? कितने एटम लगे होंगे फिर? तो भाई 0.3 इंटू में एन ए। भाई जब भी तुम्हारे पास मोल आ जाए ना, बस उसी को मल्टीप्लाई कर दो एन ए से। तो बस 6.022 के 23 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट एवरीबॉडी? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा और बाकी कोई नहीं बताएगा। यस, अब बताएगा मेरे को एरिन। एरिन तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एरिन, एरिन। यस सर। हाँ एरिन, तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रखी है। अभी तुमसे पूछ रहा है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो तुम बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पूछ रहा है वो। टेक योर टाइम एवरीबॉडी। और ये इश भी बताएगा, इश। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ हाँ, 22 तो मैं नंबर ग्राम ऑफ एटम्स निकालने हैं या मॉलिक्यूल निकालने हैं 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? वो एक ही निकलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो फॉर्मूला होता है उसी का मास बताने को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे बोला ये Na2SO4 है, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, बस इसी का टोटल मास निकाल लो, फिर वही बन जाता है फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। जो 126 आया था सर। हाँ हाँ हाँ, वही 126 को ही हम फॉर्मूला वही बोलते हैं। जो भी फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है भाई, जो बिल्कुल एटम के परफेक्ट फॉर्म, वाला। जो एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है तो ऑफ कोर्स वो फॉर्मूले के फॉर्म में होगा। तो जो भी तुम्हारा फॉर्मूला निकला है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। ओके सर। अच्छा, तनुष्का ने बोल दिया 0.5। वेरी गुड तनुष्का, वेरी गुड, शाबाश। और यस श्रेया, तो 0.5 निकल के आ गया वो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू एन हो जाएगा ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम होता है, सबको पता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना आ गया ये? 0.5। तो ये 0.5 मोल आ गया। और जब ये 0.5 मोल आ गया तो 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा फिर? ये Na हो जाएगा। कितना तो सिंपल है प्यारे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो जब आपने 0.5 इंटू Na करा, आपने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाले। भाई जब भी वो एटम्स मॉलिक्यूल बोलता है तो मैं ऐसे ही करना होता है, ठीक है। सर जब अगर हमें मोलर मास निकालने को कहता फिर क्या करते? मोलर मास, यस सर। तो मोलर मास तो कार्बन डाइऑक्साइड का यही तो होता है 44 ग्राम, यही तो इसका मोलर मास है। ओके सर। CO2 जो है इसका अगर तुम फॉर्मूला मास निकालोगे तब भी 44 ग्राम है, मोलर मास निकालोगे तब भी 44 ग्राम है, और अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो तब भी तो 44 ग्राम है। तो तीनों एक ही बात तो हुई यहाँ पे, क्योंकि तीनों का एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे और वो मुझे पर्सनली फिर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर एवरीबॉडी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम लोगों को निकालने हैं इन सल्फर के अंदर, सल्फर के अंदर S8 के अंदर मतलब, ठीक है। और वो S8 का कितना दे रखा है? 16 ग्राम तुमको सिर्फ दे रखा है। 16 ग्राम ऑफ दिस सल्फर तुम्हें दे रखा है ये। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो जरा बताओ कितना निकलेगा। You have to find out the number of molecule in acid in 16 gram of acid molecule.
भेज दिया। ओके 1/6 ओके ओके ठीक है गलती से निकल गया मेरे मुंह से ठीक है ओके वैसे सक्षम तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तो मॉलिक्यूल पूछा था और तुम कुछ अलग अलग ही चीज बता रहे हो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ये सक्षम बिल्कुल सही श्रेया तुमने जो बताया वो तो एक तरह से आंसर माना ही नहीं जा सकता दूसरी तरह से मैंने भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है ना 1/16 मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल थोड़ी होता है मैं तुमसे बोलूं कितने आदमी गए थे तुम बोल रहे 1/16 तो उसका क्या मीनिंग है 1/16 का एक आदमी का 16वां हिस्सा ऐसा थोड़ी होता है हम्म सर मैंने जो आपका आंसर भेजा वो सही है। देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास बताना एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आई मीन सॉरी एसिड के अंदर कितना वो होता है मोलर मास उसका 256 256 तो ये तो मोल निकल के आ गया एवरीबॉडी ठीक है Yes, तो sir. तो ये मोल निकल के आ गया फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से Na से तो बस ये करना था सर ये मैंने वन- भी तो यही भेजा है 1/16 Na। अच्छा Na भेजा है तुमने सर Na नहीं देखो एक सेकंड ओ ओके 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 मेरे को लगा तुम पता क्या पूछ रहे हो कि सर 1/16 ना का मतलब मेरे से पूछना चाह रहे हो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक सर। है ओके माय बैड ठीक है बिल्कुल सही है ठीक है भाई तो ये तो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन तो यार बहुत इजी होते हैं बाकी डाल्टन थ्योरी थोड़ा थ्योरेटिकल है सबको पता है कि एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो कि एटम से मिलकर बना होता है क्या एटम को तुम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो कैन यू ब्रेक इट इनटू द टू पार्टिकल्स No, एटम्स sir. को No, sir. अच्छा अगर एटम्स फाइनली क्या तुम एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो जब तुम्हारा मन No, नो करे सर No, अच्छा sir. जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कौन बनाता है एलिमेंट्स। Element. हाँ मतलब एलिमेंट्स के एटम्स बनाते हैं राइट Yes, यस sir. सर। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और मे बी सेम एलिमेंट ठीक है Yes. तो ये चीज यस ध्यान सर रखनी है सब बच्चों को ठीक है भाई अरे वो सिमरन कहाँ गई यार सिमरन ने क्वेश्चन नहीं पूछा ठीक है सक्षम तुम अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ एक सेकंड से बस जस्ट ठीक मिनट। ठीक है अच्छा कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी तो बोल देता है कि मान लो तुमको ये वेट ना दे मान लो उसने तुमको ये दे दिया कि ये मेरे पास 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स दे रखे हैं तो बताओ उसके कितने कितने मोल्स लगे होंगे डिवाइडेड बाय Na। ऑफ कोर्स भाई देखो जब जब ये तो बिल्कुल सेम ही है जब 6.022 पर एक मोल बन रहा है तो फिर 12.044 पे कितना मोल बन रहा होगा दो। उसका डबल है ना ये तो दो मोल ही तो बन रहे होंगे तो इसको भी निकालने का क्या तरीका है तो इसको निकालने का तरीका है जितने मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रखे हैं डिवाइड बाय Na कर दो तो इससे भी सर तो ये डबल थोड़ी ना होगा क्या 20 का मतलब 10⁻46 नहीं होना चाहिए। भाई वो तो पावर है ना वो 10⁻46 हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। उतना ही रहेगा ना ठीक है ये एक तरह से ऐसी वाली बात हो गई ना देखो जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ मान लो 200 है ये 400 है तो ये इसका डबल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डबल होगा तो सर तो चलो आपने डबल कर दिया जीरो भी तो डबल करो अब वो है इसका डबल ऐसा होता है क्या समझ में आ इसने गया तो उसका स्क्वायर कर दिया। नहीं इसको नहीं करना है ठीक है ओके तो इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है ठीक है इश 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 Yes, sir. ओके Sir, ओके Ish. ईश ही बोला है मैंने तो ठीक है तुमने क्या सुना ठीक है Ish. तो ये हमारे ऐसे मत बोलो ठीक एक मूवी भी है ना वैसे वो इसमें से शायद वो अजय देवगन होता है और आमिर खान होता है और दो लड़कियां होती हैं बहुत ही पुरानी मूवी है लेकिन बहुत फनी मूवी है वो चलो ये हमारे पास है H2 का अगर मैं तुमसे सक्षम तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ यस सर। सर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? अच्छा एक बार फिर से पढ़ना एक बार सर इसमें कोई भी आदमी वो कह रहा है कि नहीं वैसे ही पढ़ो जैसे तुम पहले पढ़ रहे थे Okay, sir. Sony says that
the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her and why? सर Yes. ये तो तब हाँ होगा ना अगर फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. बिल्कुल हो सकता है. अगर अगर मैं यहाँ पे राइट नाउ प्रेजेंट हूं तो एक फोर्स मेरा वेट जो है वो नीचे लग रहा है मेरे भाई, और जो नीचे से ऊपर के साइड आ रहा है वो मेरे पास नॉर्मल लग रहा है. तो वो मेरा फोर्स जो वेटिंग का है और जो ऊपर से फोर्स आ रहा है, सो मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स बोलते हैं उसे. तुम लोगों को तो पता ही होगा नॉर्मल के बारे में. तो अगर मैं यहाँ पे ना तो नीचे गिर रहा हूँ ना ऊपर जा रहा हूँ, तो बताओ मैं इस टाइम बैलेंस वाली कंडीशन में हूँ या नहीं? Sir, The हो. balance. तो अगर मैं बैलेंस हूँ तो क्या मेरा कोई एक्सेलरेशन है? No, sir. अभी तो मेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है. मेरी जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से हो जाएगा? ठीक है. तो इसका मतलब जब भी बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पे लगते हैं तो उस पे भी तो डिपेंड करता है कि वो बैलेंस हो गए हैं या अनबैलेंस्ड हैं. भाई अनबैलेंस्ड है तो फिर तो हो सकता है, लेकिन जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो फिर तो नहीं लगने का कोई सवाल नहीं उठता है. ठीक है. अगर मान लो वही बहुत सारे फोर्स अगर एक डायरेक्शन में लगाए जाए, इधर की साइड सारे लग गए इधर की साइड, तो ऑफकोर्स ये फिर आगे की साइड जाएगा, तब एक्सेलरेशन आ जाएगा. लेकिन अगर कुछ यहाँ आ गए कुछ यहाँ आ गए तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो फिर मूव ही नहीं कर रहा. ठीक है सक्षम. Sir, एक और क्वेश्चन है. हम्म. Can there be any displacement in the absence of any force acting on the object? कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तब भी कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. यार ये शायद मैंने पढ़ा यस था सर हो और सकता है. डिस्प्लेसमेंट Sir, हो ये सकता तो है. टेस्ट में आया था. हाँ हाँ एक बार टेस्ट में भी दिया था हमने. तो हाँ, तो इसका क्या रीजन होना चाहिए? एनीबडी अगर किसी को पता है तो, कि क्या कोई भी फोर्स के बिना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो? एक्सटर्नल फोर्स लिखा है या सिर्फ फोर्स लिखा है? फोर्स. तो एनसीईआरटी का ही पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन. Yes, sir, हो तो सकता है. सर जैसे अगर स्पेस में तो सर वहां Sir, तो zero है एक बार मतलब फोर्स m नहीं भी लगेगा. zero है. सर मास मैं तो zero हो नहीं सकता तो मतलब एक्सेलरेशन ही zero होगा. सर मैंने नेट पे देखा था, उसमें एक आंसर था कि अगर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन तो all the forces are cancelled, so there is displacement happening. व्हाट? ये Sir, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है. सर नहीं वही कह रहा है जो आपने अभी कहा कि अगर सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो तब भी एक्सेलरेशन जीरो रह सकती है. so यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा ना कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो पहले से मोशन में है यूनिफॉर्म. देखो 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 यहाँ पे एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि फोर्स हमारे पास m में होता है, तो जब फोर्स होता है तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन अफेक्ट होता है और कुछ इतना अफेक्ट नहीं होता है. तो इसका मतलब अगर फोर्स नहीं भी होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू रह सकता है. तो विदाउट फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता जा रहा है. क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलना बेटर रहेगा, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन हुआ क्या? नहीं हुआ. तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई फोर्स भी नहीं होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है. तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल हो सकता है. तो इसको न्यूमेरिकल वाइज भी हम दिखा सकते हैं, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m एंड इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो यस वी कैन से दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स दिस बॉडी कैन हैव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. थैंक यू सर. ओके. एनी मोर डाउट एवरीबॉडी? नो अच्छा सर. सिमरन कुछ क्वेश्चन भेज रही थी, उसने क्वेश्चन नहीं भेजा. चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. ठीक है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वैसे मैं एक असाइनमेंट सा दूंगा छोटा सा. ठीक है. तो इस बार वैसे टेस्ट Okay, तुम्हारा sure. कब है? इस बार टेस्ट कब है? Third. इस बार तो मैथ है आई गेस. Yes, sir. Yes, sir. इस बार मैथ्स है. ओके ओके, फिर तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम होगा अभी तो तुम्हारे वैसे भी आई गेस सब 9th लोगों को की. जान को है. अच्छा, और ये जो बच्चे हैं क्या ये तुम्हारा वो भी आ रहा है पोर्शन जो कट गया है? वैसे तो मैंने करवा दिया है तुमको, साउंड और ये सब क्रॉप वाला भी करवा दिया है, डाइवर्सिटी का भी थोड़ा मैंने ऊपर ऊपर से करवाया तुम लोगों को. सर तो डाइवर्सिटी पहले ठीक से करा दो एक बार. मैं करवा दूंगा अगर तुम लोगों का आ रहा है तो. आ रहा है क्या सर सक्षम? कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा सर. आ नहीं रहा है, जब भी करा दो. दोगे तो देख लो. ठीक है चलो एक काम करें फिर स्लाइड से पढ़ ले, स्लाइड से थोड़ा जल्दी हो जाता है. यस सर. ठीक है. वैसे Yes, sir. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँ तो वैसे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सर टाइम साइड से लगता है. करा दो. ठीक सर है. आपने स्लाइड से समझ कमर्शियल भी सही से आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना. ठीक है. ओके. सर हाँ आपने कुछ कह रहे थे. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ाया था वर्क इन एनर्जी में. किलोवाट आवर होता है ना.
एनर्जी जो होता है देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या, पावर क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन में टाइम होता है, पढ़ा था ये। तो पावर अगर Yes, sir. वर्क अपॉन में, तो मैंने एक चीज बताई थी, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो जब वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है तो एनर्जी अपॉन टी भी तो लिख सकते हो। तो फिर ये एनर्जी क्या बन जाएगा, टी को उधर ले जाओ तो ये पी इंटू टी हो गया। Yes, ठीक sir. है, अब पावर जो हमारे घरों में यूज होता है वॉट में थोड़ी होता है, वो तो किलो वॉट में हो सकता है। तो ये किलो वॉट हो जाएगा। और टाइम का मतलब क्या होता है, देखो हम तो घंटे घंटे यूज करते हैं, तो ये मेरे पास है 1 किलो वॉट आवर। सर ठीक है, वर्क अब इज इक्वल टू एनर्जी कैसे है? क्योंकि वर्क एनर्जी की थ्योरम होती है एक, ठीक है। मैंने हमेशा, जब भी मैंने तुमसे एनर्जी पूछा तुम हमेशा वर्क ही तो निकालते हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना सारे बच्चे। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। जरा मुझे सच में एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर एनर्जी 50 की है, ठीक है, तो क्या तुम 50 से ज्यादा वर्क कर पाओगे? या मान लो तुमने कोई 25 का वर्क कर दिया, 25 का फोर्स लगा के तुमने कुछ मूवमेंट कर दी, तो जो मूवमेंट हुई है तो क्या उसने 25 ही लिया होगा या उससे कम या ज्यादा लिया होगा? सर 25 ही लिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितना भी हम वर्क करते हैं, तो जितने वर्क करने में हमने लगाया एनर्जी, उतनी एनर्जी हमारी बॉडी से निकल गई। तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, जो कि तो फाउंडेशन में और या फिर 11th में हम पढ़ते हैं मेनली। ठीक है, तो इसलिए ये किससे घर से आवाज आई? ठीक है, 1 किलोवाट आवर है, किलो का मतलब 1000 होता है, वॉट को जूल पर सेकंड ले सकते हो, और आवर को किस में कर लेंगे, सेकंड में, तो 60 into 60। ठीक है, तो ये क्या कहता है मेरे पास, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया था, तो ये जूल बच गया था मेरे पास। राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.